बच्चों, स्वागत है आपके परिवार आईएएस विद अरिहंत। मैं अमित कुमार। चर्चा करेंगे हम ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल की बुक से। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए अरिहंत ने बेहतरीन एक बुक लॉन्च की है जो आपके लिए ज्योग्राफी की है। इस बुक की अगर हम बात करते हैं, ये बुक आपको मार्केट से उपलब्ध हो जाएगी। और इस बुक की खासियत क्या है, जरा इस पर चर्चा करना मैं ज्यादा उचित समझूंगा समय को देखते हुए कि इसमें आप ये देखिए कि आपको इसके अंदर 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया। इसके साथ क्या रखा गया है कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का, जिससे कि आप अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ सके। टॉपिकल माइंड मैप किया गया है और 100% एरर फ्री है। और उसकी व्याख्या बड़ी बेहतर तरीके से की गई है। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो टिपिकल प्रश्न है, उनके लिए आपको नॉलेज प्लस नाम से बॉक्स दिया गया है जो ज्यादा सहायता पहुंचाता है टिपिकल प्रश्नों को देखते हुए। और देखा जाए तो प्रैक्टिस के लिए आपको 4500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे विगत वर्ष के, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत की तरफ से यह श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सिर्फ अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, इसमें आपको कंप्लीट पूरा पैकेज मिल जाएगा। या मैं कहूं कि जीएस के जिन्हें स्तंभ कहा जाता है प्रीलिम्स के लिए, वो सभी आपको मिल जाएगा। भारतीय इतिहास, भूगोल एवं भारत एवं विश्व, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुकें आपको आपके नजदीक के बुक स्टोर से मिल जाएंगी। जल्दी जाएंगे और इसको परचेस करेंगे कल, ठीक है। और बात आती है कुछ बच्चों की कि सर हम दूर दराज हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इस बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है नगरीकरण। और नगरीकरण पे आज हम जब चर्चा करेंगे तो बात आती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये नोट्स हमें कहां से मिलेगा। तो इस नोट्स की बात करें तो ये सभी नोट्स आपको इस बुक के अंदर उपलब्ध मिलेंगे, इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए हुए। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। और आज हमारा पहला टॉपिक है नगरीकरण। कि नगरीकरण को हम समझेंगे कि आखिर नगरीकरण होता क्या है। सबसे पहले बात आती है नगरीकरण को लेकर कि भाई इसका अगर हम थोड़ा परिचय देखें कि इसका परिचय क्या है, अर्थ क्या है, तो वह प्रक्रिया जो अधिवासी प्रारूप के गंतव्य में परिवर्तन लाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नगरीकरण कहेंगे। अधिक जनसंख्या, अधिक घनत्व या सुविधा संपन्न क्षेत्र जो होता है उसको हम कहेंगे कि लोगों ने क्या करा, नगरीकरण की स्थिति को उसको रखा। और ऐसा हम कह सकते हैं यूएनए रिपोर्ट के आधार पर। दूसरा अगर कहा जाए तो नगरीकरण क्षेत्र के मापदंड कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप विगत वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो यहां से आपको एक प्रश्न हर हाल में मिलता है। अगर यहां पर देखा जाए कि क्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 या उससे अधिक होनी चाहिए, तब हम उस क्षेत्र को नगरीकरण के क्षेत्र के दायरे में रखेंगे। जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर में कम से कम इतने लोगों का निवास होना आवश्यक है। ये कुछ शर्तें हैं नगरीकरण को पूरा करने के लिए। इसी तहत 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, सिर्फ 25% लोग हों जो खेती से जुड़े हुए हों। नगरों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो प्रशासनिक नगर की बात करेंगे तो जैसे दिल्ली और बीजिंग, कैनबरा, इस तरह के क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा जो प्रशासनिक नगर। व्यापारिक व्यवसायिक नगर की बात करेंगे तो फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक नगर की बात करेंगे तो इसमें मक्का आ जाएगा या यरूशलेम क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। जबकि नगरों के प्रकार व कार्य व आकार के आधार पर अगर इनको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नगर विशेष प्रकार के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। कृषि के परसेंटेज कितना होना चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमुख नगर की बात करें तो प्राइवेट सिटी होनी चाहिए इसके अंदर। मार्क जेफसन की संकल्पना, इनके अकॉर्डिंग प्रमुख नगर उसको माना जाएगा जिसमें प्राइमेट सिटी की स्थापना। प्राइमेट सिटी किसे कहा जाता है, प्राइमेट सिटी वह जहां पर बहुत सारी सुविधाएं आपको एक जगह मिल जाएं, ऐसी सिटी को बोला जाता है
प्राइमेरी सिटी, शिक्षा उस क्षेत्र में होनी चाहिए, व्यवसाय उस क्षेत्र में होना चाहिए, मेडिसिन की सुविधा उस क्षेत्र में होनी चाहिए। यह सभी सुविधाएं जो हमें भौतिक सुविधा के तहत आती है, वो सभी सुविधाएं अगर क्षेत्र में मिलेंगी तो उसको हम बोलेंगे प्राइमेरी सिटी। दूसरी बात, शहर नगरों से बड़े होने चाहिए। सामान्य जो शहर होते हैं नगरों से, सामान्य शहरों से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, लगभग 2.5 गुने के आधार पर। मिलियन सिटी की बात करें तो 10 लाख जनसंख्या निवास होनी चाहिए, और संनगम की बात करें तो विशाल विकसित नगर इसके अंतर्गत आएंगे। इसी तरह विश्व नगरी की बात करें तो बड़ा महानगर प्रदेश इसके अंतर्गत आएगा, और मेगा सिटी किसको कहा जाएगा, मेगा सिटी उसको कहा जाएगा जिसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती हो। आगे बात को अगर देखें तो नगरीकरण में अगला टॉपिक है नगरों के समृद्धि के निर्धारक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से निर्धारक इसके दायरे में आते हैं। उन निर्धारकों की बात करेंगे तो जीवन गुणवत्ता इसके अंतर्गत आती है, क्षमता इसके अंतर्गत आती है, और उत्पादकता इसके अंतर्गत आती है। ये 3 हम कह सकते हैं इसके नगरों के समृद्धि के निर्धारक माने जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसी तरह नगरों की अगर समस्याओं की बात करें, ये वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो गंदी व मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, आर्थिक समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या और पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जो वर्तमान में ये सभी समस्याएं नगरों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। विश्व में नगरीकरण की अगर बात की जाए पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में हम ये कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती है, आप नगरीकरण के क्षेत्र में निवास करती है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो 2023 में नगरीय जनसंख्या बात करेंगे तो 4.6% या 56% जनसंख्या कहां निवास कर रही है, आपके नगरीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। इसी तरह 2030 तक की बात करें तो 60% के आसपास लोग निवास करेंगे। और एक प्रश्न और बनता है 2035 तक, तो 2035 तक 62.5%। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि 2030 तक विश्व की कितनी % जनसंख्या नगरीकरण निवास करेगी, 2035 तक कितना करेगी। और ये प्रश्न तो बहुत पूछा जा रहा है वर्तमान में कि 2050 तक नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो कितने % जनसंख्या नगरीकरण निवास करेगी, तो वो 70% जनसंख्या, उस समय की जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 70% जनसंख्या नगरीकरण तौर पर निवास करती है। इसी तरह अगर हम बात करें महाद्वीपों के नगरीकरण की, अगर हम बात करते हैं तो महाद्वीपों के नगरीकरण को अगर देखा जाए तो हम इस परिप्रेक्ष्य को ऐसे देख सकते हैं कि अगर यहां पर आप आते हैं तो आप ये कहेंगे एक मिनट, हाँ, महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो महाद्वीपों के नगरीकरण की बात करेंगे तो एशिया में कितना है, 51.1% इसके अंतर्गत आता है, अफ्रीका में 43.5%, यूरोप में 74.9% आएगा, उत्तरी अमेरिका में 82.6% और लैटिन अमेरिका कैरिबियन की बात करें तो 81.26% इसके अंतर्गत आता है। जबकि सर्वाधिक नगरीकृत की बात करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया है। सभी महाद्वीपों में अगर बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप अगर पूछा जाए, प्रश्न अलग अलग बनेंगे महाद्वीपों के आधार पर, महाद्वीपों में कौन सा देश शहर है इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न अभी आपसे साथ हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा महाद्वीपों में देखा जाए नगरीकृत आता है। एशिया में नगरीकरण की अगर हम बात करेंगे तो नगरीकरण जनसंख्या जो निकल कर आती है वो 2361 मिलियन जनसंख्या है जो नगरीकृत जनसंख्या के दायरे में आती है। 2015 और 20 के आर्थिक दर के आधार पर देखा जाए तो वार्षिक वृद्धि दर जो हुई है नगरीकरण में 2.16% आपकी यहां पर वृद्धि होती है। जबकि 2020 से 25 के दौरान देखा जाए तो 1.84% होने का एक प्रॉपर अनुमान बनता है। इसी आधार पर अगर विश्व के शीर्ष 50 मेगा सिटी की अगर हम बात करें, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार इस पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोक्यो जो है, टोक्यो की जो जनसंख्या बनती है 37.5 मिलियन जनसंख्या इसके अंतर्गत आएगी।
जबकि दिल्ली सेकंड नंबर पर आपका आ रहा है। 28.5 मिलियन जनसंख्या यहां निवास करती है। शंघाई की बात करें तो आपका 25.6 मिलियन इसके अंतर्गत आएगा। साउ पाउलो की बात करें तो 21.7 मिलियन और मैक्सिको सिटी की बात करेंगे 21.6 मिलियन जनसंख्या इसके दायरे में आती है। जबकि कुछ अन्य तत्वों की अगर बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अन्य तत्व यहां से प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बनती है कि सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। 100% नगरीकृत देश अगर पूछा जाएगा तो वो सिंगापुर है, ये याद रखने की आवश्यकता है। पश्चिमी एशिया और सर्वाधिक नगरीय देश में बात करेंगे तो कुवैत है जो 100% नगरीकरण के दायरे में आता है, पश्चिमी एशिया के तहत देखा जाए। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो आप कौन सा बोलेंगे, सिंगापुर बोलेंगे। दूसरी बात, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र अगर देखा जाए तो टोक्यो, और टोक्यो में अगर हम कहें तो याकोहामा, जापान में यह आता है। दक्षिणी अमेरिका सबसे नगरीकृत देश कौन सा है, उरुग्वे आता है जो 95.3% के आसपास बैठता है। दूसरा, दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है, भूटान है जो 40.9% के आसपास जनसंख्या जो की नगरीकरण के दायरे में आती है। तीसरी, दुनिया की तीव्र बढ़ती जनसंख्या की बात करें तो इसको जनसंख्या बम के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए बातों को और समझते हैं, और जो बातें हमने समझी उसके आधार पर अब आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यूपी पीसीएस प्री 1999 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, और इस प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा कि विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह पूछा गया है बेटा। नगरीय समूह कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके सामने, मैक्सिको, न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो याकोहामा। अभी आपके साथ चर्चा करी भाई, यहां की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो याकोहामा। टोक्यो याकोहामा की आप बात करें, नमस्ते बेटा नमस्ते, बात करें तो जिसकी जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ के आसपास बनती है। अब भाई नगरीकरण की बात हम करें तो वो नगरीकरण किसे कहा जाएगा, जहां पर उद्योग की व्यवस्था की जाए, परिवहन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सभी व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत आएंगी उस क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र के दायरे में कहेंगे। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना % होना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी कुछ क्षण पहले हमने आपके साथ की है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो राइट आंसर जो बनता है वो आंसर आपका बनता है डी बिल्कुल राइट आंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा विशाल नगरीय क्षेत्र जो है वो टोक्यो याकोहामा है, जिसकी जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास बैठती है। इसी तरह नगरीय समूह क्षेत्र का अर्थ ऐसा क्षेत्र से होता है जहां पर जनसंख्या घनत्व काफी अधिक हो, और काफी अधिक का मतलब कितना हो, 400 हो, मतलब 1 किलोमीटर में 400 लोग कम से कम निवास करने चाहिए। अगर इसको देखा जाए, यहाँ की जनसंख्या का मुख्य गैर प्राथमिक कार्य होने चाहिए, उद्योग होना चाहिए, व्यापार की चर्चा अच्छी होनी, व्यापार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व की लगभग 57% जनसंख्या कैसी है, नगरीय के दायरे में आती है। जबकि नगरीय क्षेत्र में सामान्य रूप से नगरों, कस्बों और उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है, ये पहली शर्त बनती है। आइए प्रश्न आपके सामने है, यूपी पीसीएस प्री 2014 और यूपी पीसीएस प्री 2008 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? कहां की बात हो रही है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, साउथ एशिया की बात हो रही है। तो साउथ एशिया में कौन सा देश इसमें आएगा, जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ये होना चाहिए। जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों में, और जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम ये कहेंगे कि भूटान जो है सर्वाधिक नगरीकृत के दायरे में आता है। भूटान की बात करें तो भूटान में नगरीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ का परसेंटेज जो है दक्षिण एशिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैठता है, जो लगभग हम ये कहें 48.5% के आसपास बैठता है, जो नगरीकरण के दायरे में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा बैठता है। जबकि भारत को अगर देखेंगे तो भारत का मात्र 34% के आसपास बैठता है, जो भूटान से काफी कम बैठता है। श्रीलंका का नगरीकरण देखा जाएगा तो लगभग 18.5% के
आसपास क्षेत्र जो बैठता है वो नगरीकृत देश की कैटेगरी में आता है। जबकि पाकिस्तान अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का लगभग 35.1% के आसपास बैठता है। तो पूरे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो आपका कहां का है, भूटान का है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, भूटान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर आपका बी है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, भूटान है, जहां की नगरीय जनसंख्या जुलाई 2030 की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार 48.5% के आसपास आपकी बैठती है। वहीं भारत में नगरीकरण कितना है, 31.4, पाकिस्तान में कितना है 34.7, श्रीलंका में कितना है 18.7। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो एशिया के नगरीय क्रम बात करें तो मालदीव आएगा आपका, पाकिस्तान का ये है, बांग्लादेश का ये है, भारत का ये बैठता है, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की ये परसेंटेज प्रॉपर तौर पर पाई जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न कितनी बार आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005, यूपी लोअर पीसीएस 2002, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 और यूपी पीसीएस प्री 2005। कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न की प्राथमिकता यहां पर पता चलती है, क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि उसका कोई विशेष अपना महत्व बनता है। तो जर्मनी होगा, जापान होगा, सिंगापुर होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि पूरे विश्व में देखा जाए कि सबसे ज्यादा नगरीकृत की कैटेगरी में 100% जो आपका देश होगा वो देश कौन सा है आपका, सिंगापुर। सिंगापुर 100% नगरीकृत हो चुका है। तो वर्तमान में हम ये कहेंगे कि सिंगापुर जो है प्रॉपर तौर पर आता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो परसेंटेज बैठता है नगरीकृत के दायरे में वो लगभग आपका 82.4% के आसपास बैठता है, जो सिंगापुर का तो यहाँ पर 100% है। जबकि जर्मनी का अगर हम देखें तो जर्मनी का लगभग 74% के आसपास जो परसेंटेज बैठता है वो नगरीकृत के आधार पर। जापान जो देखा जाए, जो कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जापान की जनसंख्या लगभग 30% बुजुर्ग कैटेगरी में आती है और उसके बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या का देखा जाए तो 90% क्या है, नगरीकृत की कैटेगरी में आती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 100% अगर वर्तमान में देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि सिंगापुर की सबसे ज्यादा बैठती है और 100% बैठती है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि सर आंसर सी होगा कि वर्तमान में सिंगापुर का सर्वाधिक 100% नगरीकृत देश की कैटेगरी में आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की 82.4% है, जबकि जर्मनी की 74.29% और जापान की 90% से लगभग अधिक नगरीकरण जनसंख्या के दायरे में आती है। इसी तरह नगरीकरण से तात्पर्य क्या होता है, अधिवास प्रारूप गंतव्य परिवर्तन लाना। नगरीकरण के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिससे कि अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए और जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये बड़ी खास कंडीशन इसकी बनती है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए। कुछ क्षेत्र में सिर्फ 25% लोग जो है वो कृषि के साथ जुड़े होने चाहिए, तभी उस क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र के दायरे में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। यह प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस मेंस 2008 में यह प्रश्न आपसे बना है। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या बनता है, ये जल्दी से बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो उरुग्वे, उरुग्वे जो दक्षिण अमेरिका में अगर आप आएंगे तो दक्षिण अमेरिका है ये आपका, और दक्षिण अमेरिका में आप ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना, यहां पर ये छोटा सा देश है। इधर आपका ब्राजील आ जाता है, इधर ये ब्राजील है आपका, ये आपका ब्राजील आ रहा है यहां पर, और ये एक छोटा सा देश आ रहा है जिसको क्या बोलते हैं, उरुग्वे। और इसके नीचे फिर कौन सा देश आ जाएगा आपका यहाँ पर, अर्जेंटीना। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में छोटा सा एक देश है जिसको उरुग्वे बोला जाता है। यहाँ की हम ये कहेंगे कि इस जगह की सर्वाधिक नगरीकृत देश के दायरे में आता है। और नगरीकृत के परसेंटेज अगर देखेंगे तो लगभग 93% जो जनसंख्या है
वो जनसंख्या किसके अंतर्गत आती है, नगरीकृत के देश में आती है। जबकि दूसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपका अर्जेंटीना आता है, उस वहां पर जो नगरीकृत के दायरे में देखा जाए तो 91.9% की कैटेगरी में आता है। तो पहले नंबर पर आपका उरुग्वे है दक्षिण अमेरिका में, दूसरे नंबर पर आपका अर्जेंटीना वहां का आता है। ठीक, तीसरे नंबर पर आपका वेनेजुएला है। तो बात को जरा समझेंगे तो सही आंसर आपका क्या बना, सी बना कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है बेटा, उरुग्वे है। और यहाँ 95.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जबकि सेकंड स्थान पर अगर देखेंगे तो अर्जेंटीना इसमें आती है, जो आपका 91.9% इसमें होगा। जबकि तीसरे स्थान पर आपका वेनेजुएला आता है। और विश्व में 100% नगरीकृत देश की बात, क्षेत्र या देश की बात करेंगे, हांगकांग, मकाऊ, एंगुइला, मोनाको, नोरू, सिंगापुर, जिब्राल्टर, होलीसी, कैमरे आइलैंड, सैट मंट्रिन टच जिसे बोला जाता है, बरमूडा, कुवैत, ये सभी 100% हैं। तो इनको जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन आपका कोई सा भी इसमें बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2011 में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। और प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश में होना चाहिए। ऑप्शन है आपका सामने इजराइल, कुवैत, कतर या सऊदी अरब इसमें होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या बन सकता है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों में, ताकि दूर तक आपकी वीडियो ये पहुंचाई जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, कुवैत। सर्वाधिक नगरीकृत की बात करें तो यहाँ पर क्या कुवैत है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 100% जनसंख्या क्या है यहाँ की, नगरीकृत के दायरे में आती है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा, कुवैत। कुवैत एक खनिज संपदा वाला देश की कैटेगरी में आता है। तो ये भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है, बी है कि पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपका क्या है बेटा, कुवैत है। यहाँ की 100% जनसंख्या नगरों में रहती है और फारस की खाड़ी में उत्तरी छोर पर स्थित है। कुवैत एक खनिज संपदा वाला देश है और इसकी राजधानी क्या है, अलु कुवैत है। बर्धन पहाड़ी, नया गबन इसका सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है। जबकि मीना अल अहमद प्रमुख तेल पतन की कैटेगरी में आता है। तो राइट आंसर आपका बनता है क्या, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। यूपी पीसीएस प्री 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। प्रथम अवस्था को, द्वितीय अवस्था को, तृतीय अवस्था को, या हम कह सकते हैं चतुर्थ अवस्था इसके अंतर्गत आएगी। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। त्वरित अवस्था किसको कहा जाता है जी। तो यहां पर आपसे पूछा गया है त्वरित अवस्था। तो त्वरित अवस्था में कौन आता है, द्वितीयक आता है। द्वितीयक को त्वरित अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि प्राथमिक अवस्था की बात करें तो हम इसको त्वरित या अंतिम अवस्था की कैटेगरी के तहत रख सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है बेटा, बी, कि द्वितीय अवस्था को नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था में कहा जाता है। नगरीकरण की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्राथमिक अवस्था, त्वरित अवस्था अथवा अंतिम अवस्था। नगरीकरण की दूसरी अवस्था को त्वरित अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में नगर के यातायात, संचार, सोशल सेक्टर में अत्यधिक निवेश किया जाता है। इस अवस्था में नगरों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है। यदि लुइस ममफोर्ड ने वर्ष 1938 में नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं डिजाइन की थी, वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, डायोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस या डायरोनोपोलिस या नेक्रोपोलिस इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये याद रखेंगे कि ये अवस्थाएं 6 अवस्थाएं किसने दी थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1983 में ये 6 अवस्थाएं बताई गई थी। इनमें से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है। मैंने कहा था कि प्राइमेट सिटी किसे कहा जाता है, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हो। तो उसके बारे में बात की जाएगी कि यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होना चाहिए। अभी चर्चा करी कि 1938-1939 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में चर्चा करी थी, वो थे मार्क जेफरसन।
इन्होंने 1939 में ये संकल्पना प्राइमेट सिटी के बारे में, सबसे प्राइमेट सिटी के बारे में चर्चा करी थी। प्राइमेट सिटी की बात करें तो ये सिटी जो है कम से कम सामान्य सिटी से दोगुनी बड़ी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी बात है राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, ये सभी सुविधाओं से संपन्न होती है। इस संबंध इसके बात की जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बनता है। तो सही आंसर बनेगा आपका बी। तो प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी की संकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1939 में मार्क जेफरसन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्राइमेट सिटी के संदर्भ में जेफरसन ने कहा था कि प्राइमेट सिटी सबसे बड़े शहर के रूप में कम से कम दोगुनी या अधिक से अधिक बड़ी होती है। एक प्राइमेट सिटी अनेक पहलुओं की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र होता है, जैसे कि शिक्षा हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, राजनीतिक, आर्थिक, मीडिया, वाणिज्यिक, व्यापारिक इत्यादि। और यहाँ पर जब ये सुविधाएं होंगी तो रोजगार के पर्याप्त साधन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और गतिविधियां यहाँ पर क्या होती हैं, सामान्य शहरों के मुकाबले तीव्र होती हैं। एक प्राइवेट नगर अपने देश या क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर होता है जो शहरी पदानुक्रम में किसी शहर की तुलना में अधिक बड़ा होता है। एक प्राइमेट सिटी का विस्तरण एक रैंक साइज वितरण का भी प्रतिरूप होता है, जिसमें बहुत छोटे कस्बे एवं छोटे शहरों के साथ बहुत बड़े शहरों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ बेटा आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बनता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो प्रश्न 2018 में आपसे पूछा गया है, चर्चा हम आज के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताएं। तो देखिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो फिलहाल ये तो क्लियर है कि 57% जनसंख्या जो है वर्तमान में कैसी है, नगरीकृत जनसंख्या की कैटेगरी में आएगी। अब जब 2018 में पूछा जा रहा है तो ये बात क्लियर है कि यही ऑप्शन इसके नजदीक बैठेगा, तो हम ये कहेंगे कि 55% जनसंख्या जो है वो नगरीकृत की कैटेगरी में आती है 2023। जबकि 2050 तक अगर माना जाए तो 2050 तक लगभग 70% जनसंख्या जो होगी वो नगरीकृत के दायरे में आ जाएगी। और 2030 तक अगर देखें तो लगभग 60% जनसंख्या नगरीकृत के दायरे में आ जाएगी। और आपके 2035 तक अगर देखा जाए तो 2035 तक हम ये कह सकते हैं 2035 तक लगभग 62% जनसंख्या जो है वो नगरीकृत की कैटेगरी में आ जाएगी। और ये जो जनसंख्या मैं आपको बता रहा हूं ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे रिपोर्ट 2023 के अनुसार। रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर वर्तमान में देखेंगे तो नगरीकृत जनसंख्या में देखा जाए तो 57% जनसंख्या पूरे विश्व की इसके अंतर्गत आती है। तो आंसर इसका है बेटा डी कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के बाद अगर देखी जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 55% भाग निवास करता है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 57% जनसंख्या नगरीकृत है। और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक कार्य विभाग के जनता विभाग द्वारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन के अनुसार वर्ष 2050 तक देखा जाए तो शहरों में 70% जनसंख्या निवास करेगी। अगला प्रश्न आपसे है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और यह प्रश्न आईएएस प्री 2021 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। पहला, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित कर सकता है। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है ABCD के फॉर्मेट में, तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर कौन सा बनता है कि ये वाला ऑप्शन जो बनेगा वह ऑप्शन प्रॉपर तौर पर सही और सटीक बनता है। देखिए
शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है। बिल्कुल, समस्त अधिकार क्या है? मानव अधिकार है। तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश के द्वारा जारी प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, वो क्या करता है? मॉनिटर उनके दायरे में आता है। इसमें सभी जो देखता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सभी पहलुओं को क्या करता है? वो क्षेत्र की, शहर की मॉनिटर करता है। दूसरा, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। तो ये बात भी सही है भाई। शहर का अधिकार आज से है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा या सुविधा से वंचित कर सकता है? नहीं कर सकता। आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इनको नहीं कर सकता। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत बैठता है। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सही है, और फर्स्ट और सेकंड में बात करेंगे तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखा जाए तो दिए गए कथनों में अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसका राइट आंसर सर सी है। तो दिए गए कथनों में देखा जाए 1 और 2 ही सही है। शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है तथा इस संबंध में यूएनओ हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा प्रतिबद्ध बातों को मॉनिटर करता है। ये पहला स्टेटमेंट जो आपका प्रॉपर तौर पर सही बैठता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को वर्तमान और भविष्य स्थायी और अस्थायी निवास करने, उपयोग करने तथा शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने तथा सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार प्रॉपर तौर पर आपको देता है। शहर के अधिकारों का विचार 3 स्तंभों सामाजिक आर्थिक विविधता, राजनीतिक एजेंसी और संसाधनों का वितरण पर आधारित होता है। यह सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी आपका प्रॉपर तौर पर सही बैठता है। जबकि बात की जाए थर्ड स्टेटमेंट की, जो ये प्रॉपर तौर पर गलत है, क्योंकि शहर का अधिकार का आशय यह नहीं है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से प्रॉपर तौर पर वंचित कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपना मौलिक अधिकार है जिसके तहत उनको वापस आपसे नहीं छीना जा सकता। प्रश्न आपके सामने है 10, और यह प्रश्न आपका आया यूपी ROARO 2016 में, यूपी PCS प्री 2014 और 2002 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ आपके सामने कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। पहला रीजन दिया है, कारण दिया है कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या बी में से कौन सा ऑप्शन, सी में से कौन सा ऑप्शन प्रॉपर तौर पर सही बैठता है। भाई नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। बिल्कुल भाई, जहां नगरीकरण होगा वहां पर बात बिल्कुल क्लियर थी कि भाई 25% लोग ही खेती योग्य होने चाहिए, 75% लोग खेती से न जुड़े हो, अन्य गैर कृषि कार्यों से जुड़े हो। अगर गैर की बात करेंगे तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, औद्योगिकरण इसके अंतर्गत आ। विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। बिल्कुल, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत बड़ा एक आंदोलन के तौर पर उभरा हुआ है। वर्तमान में अगर विकासशील देशों की बात की जाए और वहां पर नगरीकरण की बात की जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट प्रॉपर तौर पर ये कह सकते हैं कि यार दोनों सही है, और आर जो है इसकी प्रॉपर तौर पर यहाँ पर ये व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर बनता है। देखिए, तो यहां देखा जाए तो आंसर क्या है आपका? ए आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है? सही तौर पर व्याख्या कर रहा है। नगरीकरण विकास प्रक्रिया एक ही अंग है। औद्योगिक नगरीकरण का एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का अधिक विकास होता है। औद्योगिकरण से व्यापार, वाणिज्य, रोजगार आदि के अवसर बढ़ते हैं। फलतः इससे नगरीकरण भी बढ़ता है। इस प्रकार नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, और विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन के तौर पर उभरी हुई है, जिसे विकासशील देश अपने अनुसार व्यवस्थित करते रहते हैं। देश में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने अथवा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने से नगरीकरण को प्रोत्साहन किया जा सकता है, और वर्तमान में मिल भी रहा है। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया अगला। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है IAS प्री 2010 में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट UN हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में
शहरीकरण की में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। एशिया में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन एरिया या उत्तरी अमेरिका इसके अंतर्गत होगा। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या बनता है जी। देखिए, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है। तो कल की क्लास में बात करी थी 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें, सघन क्षेत्र की बात करें, तो सघन तौर पर जनसंख्या वहां निवास करेगी जहां पर उससे रिलेटेड समस्या ना हो, प्रॉपर सुविधाओं क्षेत्र में उसको मिल रही है। तो वो क्षेत्र आपका कौन सा है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सभी वो क्षेत्र आते हैं। तो प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो एशिया इसका प्रॉपर आंसर बनेगा कि एशिया जो है वहां पर सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो सही आंसर आपका क्या होगा? एशिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल। तो विगत 3 दशकों में देखा जाए तो एशिया में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में एशिया की 2361 मिलियन आबादी नगरीय पाई गई और 51.1% है, जो क्या है पूरे विश्व में देखा जाए तो 51.1% के अंतर्गत आती है। एशिया में देखा जाए तो 2015-20 में नगरीय की आवासीय वृद्धि दर जो की गई वो 2.16% के आसपास, जबकि 2020 से 2025 तक 1.84%। ये बात ठीक है कि पिछले दशक से और दशक में देखें तो कम हुई है, लेकिन कंपेयर तौर पर देखा जाए तो इसमें प्रॉपर तौर पर आपको वृद्धि मिल रही है। महाद्वीपों की नगरीय स्थिति में देखा जाए तो अफ्रीका में 43.5, यूरोप में 47.9, लैटिन अमेरिका कैरिबियन की बात करेंगे 81.2 और अमेरिका में बात करेंगे 82.6 मिलियन जो है यहाँ पर इसके तहत आता है। तो प्रॉपर तौर पर फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नगरीकरण जो हुआ है महाद्वीपों में वो आपका एशिया आता है। प्रश्न है आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2003 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि को करता है। बड़े नगरीय केंद्र में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण इसके अंतर्गत आएगा। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट इसके अंतर्गत आती है। यह हम कह सकते हैं आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण इसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या बनता है आपकी नजर में। देखिए, मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्ती नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो बढ़ती हुई नगरीकरण उत्पन्न करता है क्या क्या समस्याएं, क्या क्या सुविधाएं उत्पन्न करता है, उन सभी पहलू पर बात करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है कि मलिन बस्तियों में जनसंख्या में वृद्धि होने से वहां पर मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। बड़े नगरों के अंदर में जनसंख्या का बड़ा संकेंद्रण होता है, सब एक जगह रहते बहुत ज्यादा। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो एक कंप में विशेष क्षेत्र में प्रॉपर तौर पर गिरावट आएगी। आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण किया जाता है, बिल्कुल। जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके साथ आप अपने शहर को देख सकते हैं, आपके शहर का विकास भी धीरे धीरे बाहर की तरफ होता चला जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल के हम इस बात को समझ सकते हैं कि आधार रचना सुविधाओं को तेज उच्चीकरण करता है। तो ये प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो सभी स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही बैठते हैं। डी आंसर इसका प्रॉपर तौर पर बनता है। देखिए, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपका डी, जो बिल्कुल सही आंसर बनता है। तो व्याख्या देखी जाए तो डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। दिए गए कथनों में सभी स्टेटमेंट आपके प्रॉपर तौर पर सही बनते हैं। मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्तियों में जनसंख्या का संकेंद्रण काफी अधिक होता है। पुरानी टूटी फूटी इमारतें, भीड़ भाड़ तथा अभावग्रस्त जीवन इन मलिन बस्तियों की मुख्य विशेषताएं हैं। नगरों में जनसंख्या गांवों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है और इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, जिसकी वजह से रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार बड़े नगरों में केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण नगरीकरण को बढ़ावा प्रॉपर तौर पर देता है। नगरों में मलिन बस्तियों की संख्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिस कारण मात्रा एवं गुणवत्ता में प्रॉपर तौर पर आपको कमी बेहतर तरीके से दिखाई देती है। नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि का तीव्र विकास होता है। अतः
शहरों में आधारभूत संरचना सुविधा का तेज उच्चीकरण विकास होता है जो ग्रामीण लोगों को प्रॉपर तौर पर वहां पर वो उनको आकर्षित करता है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी स्टेटमेंट आपके सही बैठते हैं। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी यूडीए एलडीए 2010 और यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों में प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित उनको किस क्रम में रखना है, अवरोही क्रम में रखना है। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि नगरीकरण में रखने पर यह ऑप्शन आपका बनेगा। तो देखिए परसेंटेज रखते हैं पहले। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश का अगर नगरीकरण परसेंटेज देखा जाए तो लगभग आपका 42% के आसपास बैठता है। अभी अभी हमने इनकी बात आपके साथ करी थी। भारत का देखेंगे तो भारत का लगभग 37% के आसपास बैठता है। भारत का कितना है 37%। पाकिस्तान का अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का लगभग 38% के आसपास आता है। और श्रीलंका का देखेंगे तो श्रीलंका का आपका लगभग 19% के आसपास नगरीकरण के दायरे में आता है। अब वो कह रहा है अवरोही क्रम में रखेंगे, तो अवरोही क्रम में आप रखेंगे तो आप ये कह सकते हैं, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या रह जाएगा, फिर ये ऑप्शन आपका यहां पर प्रॉपर तौर पर सही बनता है। तो यहां पर देखा जाए तो शायद वो ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हमने कंपेयर इस परसेंटेज से करिए 2025 के आधार पर, तो 2025 वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा है। क्योंकि ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया है 2014 में आखिरी बार पूछा गया, तो हम ये कह सकते हैं इसके अगर 2025 के परसेंटेज के आकार पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए आंसर बिल्कुल सही बैठता है और ये परसेंटेज आपके सामने है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। एक तरफ कथन है, दूसरा बेटा कारण दिए गए कि एशिया नगर अत्यधिक नगरीकृत है। कारण दिया है कि उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई देखिए बात अगर की जाए एशिया का अत्यधिक नगरीकृत हुआ, बिल्कुल जितने भी महाद्वीप है उन सभी महाद्वीपों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नगरीकरण जो हुआ है वो कौन सा महाद्वीप है, आपका एशिया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो परसेंटेज हुआ है वो 51.1% बनता है, जो पूरे विश्व के देखा जाए सबसे ज्यादा होता है। उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। बिल्कुल आर्थिक विकास, जैसे बहुत सारे शहर देख लीजिए, जैसे आपका दिल्ली हो गया, संघाई हो गया, मुंबई हो गया, बीजिंग हो गया, ढाका हो गया, कराची हो गया, तो इसको देखा जाए तो आर्थिक तौर पर ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास को ये बहुत आगे तक लांघ चुके हैं। तो ये प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो ए आर दोनों ही सही है और उसकी प्रॉपर तौर पर ये व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर आपका जो बनेगा वो आंसर आपका रहा बेटा ए आंसर, बिल्कुल सही आंसर है कि ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही तौर पर व्याख्या कर रहा है। भाई एशिया नगर अत्याधुनिक नगरीकृत और एशिया में देखिए नगरीकरण कितना हुआ है 51.1% इसके अंतर्गत आता है। विश्व के प्रमुख मेगा सिटी में जैसे चेन्नई, जकार्ता, बेंगलोर, लाहौर, मनीला, टोक्यो, दिल्ली, संघाई, मुंबई, बीजिंग, ढाका, कराची आदि प्रमुख मेगा सिटी में अवस्थित हो गए। नगरों की वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है और इसी कारण यहाँ के अधिकांश नगरों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और इनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और यह प्रश्न यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है कि ये वाला आधार इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। उत्पादकता होगा, अनुकूलतम जनसंख्या होगा, जीवन की गुणवत्ता होगा या समता होगा। अपना आंसर जरूर दे बेटा,
जब तक आंसर नहीं देंगे अपना आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एक नगरों की समृद्धि निर्धारण करने में उत्पादकता, बिल्कुल जीवन की गुणवत्ता, समता, अनुकूलतम जनसंख्या जो होगा ये इसके अंतर्गत आएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या इसके अंतर्गत नहीं आ सकता। फिर प्रत्येक राष्ट्र की बात करें तो उपलब्धता साधनों की बात करें तो प्रॉपर तौर पर हर जगह उसकी मात्रा, हर जगह स्थिति बदलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बिल्कुल राइट आंसर है कि बी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार नगरों में समृद्धि निर्धारित करने का आधार अनुकूलतम जनसंख्या नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या की वह मात्रा जिससे राष्ट्रीय आय, उत्पादकता, राष्ट्र में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम होता है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। लेकिन अगर बात करते हैं इसका विचार हेनरी रिचविक ने अपनी प्रस्तुत किया था कि विश्व के नगरों की समृद्धि को निर्धारित करने का आधार क्या होना चाहिए, तो आपकी उत्पादकता होनी चाहिए, जीवन की प्रत्याशिता या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्षमता को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में देखा जाए तो नगरीकरण की वृद्धि जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल प्रश्न का आंसर आपका है, आपका बी आंसर बनता है। आईएएस प्री 1998 में यह प्रश्न आपसे बना है और कह रहा है कि बताइए आर्थिक रूप से सक्रिय स्त्रियों की संख्या जिसमें विद्यार्थी और वे महिलाएं सम्मिलित नहीं है, जो अपने घरों पर ही घरेलू कामकाज करती हैं। कार्यशील आयु की सामान्यता 15 से 64 वर्ष के आयु समूह में सभी स्त्रियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 1996 में सर्वाधिक थी। प्रश्न 1998 में पूछा गया है, तो वो कहां की थी? यूएसए, चीन, रूस या दक्षिण कोरिया इसके अंतर्गत आएगा। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां बात करें, यहां बात को जरा सब कौन सी स्त्रियों की बात हो जिनमें विद्यार्थी और वे महिलाएं सम्मिलित नहीं है, जो अपने घरों में ये घरेलू कामकाज करती हैं, इनको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो वो आपका कौन सा है? चीन। चीन को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। और चीन में अगर देखें तो आप ये कहेंगे 61% ऐसी महिलाएं पाई जाती हैं जो घरेलू कामकाज के दायरे से उनको अलग कर दिया जाए तो वो प्रॉपर तौर पर इस कंडीशन में अभ्यर्थी है। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी आंसर बनता है। बी आंसर कैसे बनता है आइए इसको भी जरा समझते हैं, देखते हैं। तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि बी होगा कि आर्थिक रूप से सक्रिय स्त्रियों की जनसंख्या जिसमें कार्यशील समूह की बात की गई थी, और कार्यशील समूह की आयु की बात करें तो 15 से 64 वर्ष इसमें कहा गया था। सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक का चीन में पाई जाती है, जो प्रश्न काल तथा वर्तमान संदर्भ में सही है। अब अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भी चीन का परसेंटेज कितना है? 61%, जबकि यूएसए का 56% और रूस का आपका 55%, दक्षिण कोरिया का 54% बैठता है। तो सर्वाधिक अगर हम देखें तो चीन का बैठता है, दूसरे नंबर पर आपका यूएसए, उसके बाद रूस और आपका दक्षिण कोरिया इसके दायरे में आएगा। यह दक्षिण पश्चिमी एशिया के पूर्वी किनारे पर स्थित विभिन्नताओं वाले देश हैं। अफगानिस्तान में 15 मिलियन लोगों में भूखमरी की समस्या पाई गई है, जिसके अतिरिक्त यहाँ की अशांति देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करती है। यहाँ की कुल जनसंख्या जुलाई 2023 के अनुसार 4.22 करोड़ थी, और जनघनत्व अगर देखा जाए तो 65 बैठता है, जो बहुत कम है कि 1 किलोमीटर में मात्र 65 लोग निवास करते हैं। यहाँ की अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 25.9% के आसपास यहाँ पर आपकी नगरीय जनसंख्या आती है। अब हमारा अगला टॉपिक है महाद्वीप, और इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे बनते हैं, तो आइए ध्यान से समझेंगे कि ये क्या कह रहा है एशिया के बारे में। पहले समझते हैं, पहले हम एशिया का सामान्य परिचय लेंगे, सामान्य बात को समझेंगे एशिया के कि सामान्य बातें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एशिया क्या है? तो विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व का जो मध्य भाग है उसको हम एशिया की कैटेगरी में रखेंगे, या हम यह कह सकते हैं कि अगर विश्व को हम ये मान लें कि भाई ये आपका विश्व है, इसको हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है जो बन रहा है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका आएगा इसमें,
इधर आपका अफ्रीका आ जाएगा, ये आपका विश्व है। इस विश्व की अगर हम बात करें तो बात जब एशिया की होगी, तो पहले हम चीजों को समझ लें। सामान्य बच्चे के हिसाब से अगर बात की जाए तो बेटा इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, इस वाले हिस्से को बोला जाता है साउथ अमेरिका। ये आपका अफ्रीका है बेटा। यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है जिसको यूराल माउंटेन बोलते हैं, यूराल पर्वत। अभी हम आगे बात को और अच्छी तरह से समझेंगे। इसका इधर वाला भाग आपका यूरोप कहलाता है और इसके इधर वाले भाग को हम एशिया नाम देते हैं। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और ये आपका अंटार्कटिका आता है। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं। और उसमें अगर हम बात करेंगे तो चर्चा आज हम कर रहे हैं किसको लेकर, एशिया को लेकर बात करेंगे। तो हम इस क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये क्षेत्र जो बचा आपका, ये वाला क्षेत्र जो है इसको एशिया बोला जाता है। और इस क्षेत्र पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और देखिए क्या है, देखिए बेटा समझिए, और किसकी कहां पोजीशन है उसको भी रखने की कोशिश करेंगे। अगर एशिया का हम परिचय करते हैं तो सामान्य पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, प्रश्न सामान्य सा बना कि संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप ये बताएंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वही आपका एशिया बैठता है। विश्व का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 29.5% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का अधिकांश भाग जो भूभाग के अंतर्गत आता है वो कहां आता है आपका, वो आपका नॉर्थ पोल में आता है। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर जो आपका यहां पर बैठता है उत्तरी भाग में, हिंद महासागर जो दक्षिण में आपके आता है, प्रशांत महासागर ये आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, और यूराल पर्वत, जो यूराल पर्वत मैंने आपको ये बताया, ये यूराल पर्वत के बीच का जो भाग है इसको हम प्रॉपर तौर पे क्या बोलते हैं, एशिया बोलते हैं। तो यहां फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा भाग इसमें आएगा। तो उत्तर में कौन सा पर्वत है यहाँ पर, सॉरी उत्तर में कौन सा महासागर है आपका, आर्कटिक महासागर। तो इसके हम यह कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर कहां पाया जाता है, आर्कटिक महासागर आपका एशिया के उत्तर में पाया जाता है। पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में क्या है आपका यूराल पर्वत, दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर आता है। और इधर अगर आएंगे आप तो आप ये कहेंगे बेटा इधर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को अगर हम देखेंगे तो प्रशांत महासागर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर पूर्व प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है, इसको पश्चिमी प्रशांत महासागर हम कह सकते हैं। अगर इसका विभाजन करा जाए कि ये विभाजन कैसे कैसे होता है, तो पश्चिमी एशिया में इसको डिवाइड किया जाता है, ये वाला भाग जो है इसको हम पश्चिमी एशिया बोलते हैं। दक्षिणी एशिया जो इसके दक्षिण वाली भाग को दक्षिण एशिया के तहत रखा जाता है। कौन कौन से देश है बात करेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया, भाई दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र आपका आएगा। पूर्वी एशिया जो पूरा का पूरा पूरब में होगा, और मध्य एशिया जो मिडिल में आता है इसको मिडिल एशिया के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से देश आते हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पूछा जाए कि इसमें कुल कितने देश हैं, तो कुल देशों की बात करेंगे तो इसमें 48 टोटल देश हैं। और उन देशों की बात करें तो चीन सबसे बड़ा देश इसमें आता है। प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इनका सीक्वेंस लगाने को कहा जाता है। तो हिंदू कुश पर्वत इसमें आता है, हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसमें आता है। हिमालय को लेकर प्रश्न और बनेगा कि विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, फोर्थ, दुनिया की चौथी
सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला भी यही मानी जाती है, लंबी पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? तो आप कहेंगे हिमालय है। एलबुज पर्वत इसके अंतर्गत आता है, मकरान पर्वत इसके अंतर्गत आता है, और आपकी कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आती है, जो मुख्य पर्वत श्रेणी की कैटेगरी में होते हैं। अगर आगे बात को और समझे एशिया को, तो हम एशिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एशिया है उसमें अगर पठार देखे जाए कौन कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़े पठार के तौर पर जाना जाता है, गोबी का पठार आता है, लोयस का पठार आता है, और अनातोलिया के पठार, ये एशिया के मुख्य पठारों की श्रृंखला है। इसी तरह अगर द्वीप देखा जाए तो बोर्नियो द्वीप है, जिस सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बोलेंगे बोर्नियो। सुमात्रा है आपका, होन्सु है, तो सेलिवीज है, और जावा इसके अंतर्गत आते हैं। मरुस्थल की बात करें, रेगिस्तान की बात करें कि इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आप यह कह सकते हैं कि अरब का दक्षिणी पश्चिमी एशिया का महाद्वीप मरुस्थल इसके अंतर्गत आएगा। गोबी जो मंगोलिया चीन या ये ठंडा, ये पूछा जाता है कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो ठंडा मरुस्थल कौन सा है आपका? गोबी मरुस्थल जो है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है जो आपका एशिया में है। रव अल खली अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, काविर मध्य ईरान के अंतर्गत आता है, और आपका काराकुम तुर्कमेनिस्तान की कैटेगरी में आता है। प्रमुख सागर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सागर आते हैं, तो कुछ सागरों की बात हमने करी, वो महासागरी कैटेगरी में। बेरिंग सागर इसके अंतर्गत आता है, जापान सागर आता है, पीला सागर आता है, लाल सागर आता है, और आपका अरब सागर आता है। ये मुख्य सागर हैं जो आपको एशिया को अन्य देशों के या अन्य महाद्वीपों के साथ जोड़ने की स्थिति में रहते हैं। आगे बात को अगर देखते हैं तो आगे देखेंगे कि एशिया में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहां नदियों की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियां यहां पाई जाती हैं, तो गंगा नदी है, दजला फारत नदी आती है, सिंधु नदी यहां बहती है, ओंगो नदी यहां बहती है, इरावती नदी और केमेकांग नदी इसके अंतर्गत आती है। इसी तरह प्रमुख झीलों की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप और एशिया के मध्य कैस्पियन सागर, यह पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है, या कौन सी झील है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो वो कौन सी होगी आपकी? कैस्पियन सागर इसके अंतर्गत आता है। बैकाल झील इसके अंतर्गत आता है, वालखुस झील आपका कजाकिस्तान में आएगा, टोनले झील आपका कंबोडिया में है, और इशुक झील की बात करेंगे तो ये किर्गिस्तान के अंतर्गत आती है। प्रमुख मैदान देखा जाए कि इसमें कौन कौन से मैदान आएंगे, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो भारत का है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैदान है, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है। मैकांग का मैदान जो म्यांमार में है, चिकियांग का मैदान दक्षिणी चीन के अंतर्गत आता है, और मीनाम का मैदान जो आपका थाईलैंड के अंतर्गत आए। तो यहां पर बात करें तो ये इसके आपके प्रमुख मैदान। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए कि यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो जलवायु को अगर हम देखेंगे तो ऐसे देखने की आवश्यकता है कि प्रमुख जलवायु देखी जाए, जलवायु तो यहाँ का मानसून दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश करता है। यहाँ का मानसून कैसा होता है? शुष्क रहता है, जो मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया में मुख्य भूमिका निभाता है। शीत कैस कहां पर होता है? साइबेरिया का क्षेत्र जो है वहां की जलवायु कैसी होती है? शीत होती है। और एशिया का सबसे गर्म स्थान कहां है? जो कोबाबाद है, जो कहां पर है? आपके पाकिस्तान। जबकि सबसे ठंडा भाग जो है बर्फोयास्क है, जो आपका साइबेरिया रूस में आता है। बर्फोयास्क को ही पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, और भूमध्य सागरीय देखा जाए तो तुर्की और इजराइल इसके अंतर्गत आता है। यहाँ की अगर हम वनस्पति देखें कि कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो टुंड्रा वन यहाँ वनस्पति पाई जाती है, टेगा वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन इसके अंतर्गत आते हैं, आपके मानसून वन इसके अंतर्गत आते हैं, शीतोष्ण वन आते हैं बेटा, और विषुवतीय वर्षा वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर कृषि की बात करें कि यहाँ की कृषि कैसी है,
तो स्थानांतरित कृषि यहाँ की मुख्य कृषि है। सघन कृषि इसके अंतर्गत आती है और विस्तृत कृषि को इसके दायरे में रखा जाता है। ये एशिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे अगर देखा जाए तो आगे हम ये कहेंगे कि यहां से रिलेटेड और कौन कौन से बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी प्रमुख फसलों को लेकर कि यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और रागी यहाँ की प्रमुख फसलें। नकदी फसलों की बात करेंगे तो चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबर और तंबाकू इसके अंतर्गत आती है। जबकि अन्य तत्व अगर देखे जाएं तो विश्व का 90% चावल का उत्पादन कहां पर होता है? एशिया में होता है। ये प्रश्न आपसे स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। और सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। चाय के शीर्ष उत्पादक देश में बात करेंगे चीन, श्रीलंका और भारत है। और इस चैप्टर को आप पिछली क्लास में जरूर देखेंगे, वहां पर इनको विस्तार से समझाया गया है, जहां पर आपको कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो वहां आपको मिल जाएंगे। खनिज संसाधन की बात करें तो टिन सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भाई चीन का होता है। लोहा एस किस में आता है? अभ्रक सीट उल्लंघन के उत्खनन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक है और बॉक्साइट एशिया में पाया जाता है। ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो ऊर्जा संसाधन में कोयला एशिया का 60% भंडार जो कहां पाया जाता है? रूस के अंतर्गत आता है। और खनिज तेल की बात करें तो विश्व का 60% पेट्रोलियम भी आपका एशिया में है। प्राकृतिक गैस के भंडार यहां पाए जाते हैं। जल विद्युत सर्वाधिक कहां पाया जाता है? आपका जापान के अंतर्गत आता है। मैं आशा करूंगा आज हमने काफी कुछ चीजों को बेहतर तरीके से सीखा है। कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्लास थोड़ी आज देर शुरू हो पाई, कुछ टेक्निकल रीजन रहे थे। कल प्रॉपर टाइम पर आपकी क्लास शुरू की जाएगी। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे और अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे। बात आती है कि सर ये जो पढ़ाया जा रहा है ये हमें मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आप ज्यादा जद्दोजहद ना करना बेटा, आप ये बुक मार्केट से परचेज कर लेंगे। अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल यही बुक आपको पढ़ाई जा रही है और इसमें जो भी चीजें हैं उनकी यहाँ पर विस्तार से व्याख्या की जा रही है। तो नजदीक के बुक स्टोर से जाकर इस बुक को आप परचेज करेंगे और यही सभी कुछ यहाँ पर आपको नोट्स के फॉर्मेट में सब मिल जाएंगे। तो आई होप, मैं मानता हूँ क्लास बेहतर समझ में आई होगी, काफी कुछ आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।